घर बैठ के, लेकिन फिर ये तो हो जाती है। ओके जी, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड नाउ। लेट मी टॉक अबाउट रिडक्स। और उस रिडक्स को समझने के लिए उसके बिहाइंड द सीन थोड़ी सी हमें एक आई मीन थ्योरेटिकल पार्ट है, हम उसको देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी तक हमने ये देखा है कि हमारे पास रिएक्ट की एक एप्लीकेशन में जो कंपोनेंट्स बनते हैं दे ग्रो इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। यानी हमारा सबसे पहले एक रूट कंपोनेंट है जिसे हमने क्या कहा है, ऐप कंपोनेंट है। उस ऐप कंपोनेंट में फिर हमने कोई भी एक कंपोनेंट एबीसी, यानी मैं इसको सिर्फ कॉम्प 1 कह दूं, एक कंपोनेंट जो ऐप के अंदर रेंडर हो रहे हैं। कोई भी दूसरा कंपोनेंट कॉम्प 2 के नाम से ये रेंडर हो रहा है, या C2 के नाम से दैट्स मोड, C3 के नाम से तीसरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। फिर आपको पता है कि कॉम्प 1 या कंपोनेंट 1 में फिर 2-3 कंपोनेंट रेंडर हो सकते हैं। इसको मैं C11 कह देता हूँ, इसको C12 कह देता हूँ, और इसको C21 कह देता हूँ, और C22 कह देता हूँ। नाम कंपोनेंट के आपको पता है हमारी मर्जी के हो सकते हैं, मैं जस्ट ट्री समझा रहा हूँ कि हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन में जब ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ग्रो करती है, अभी तक हमने जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई है ना, बड़ी छोटी छोटी बनाई है, जिसमें मैक्सिमम कितने 5 से 6 कंपोनेंट्स होते थे, या 5 से 6 लेवल की नेस्टिंग होती थी। हाँ, तीसरे लेवल तक नहीं गई है, चौथे लेवल तक नहीं गई। लेकिन थिंक ऑफ इट एज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे एक पूरी की पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसमें तो उसमें आपके कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ट्री, और इट कैन ग्रो एज लार्ज एज वन नीड एक्चुअली, डिपेंड करता है बिजनेस सिनेरियो क्या है। अब सवाल ये है कि मैंने अभी तक ये कहा है जी कि आपने अगर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में डेटा शेयरिंग करनी है तो हमारे पास एक ही तरीका है अभी तक, वो कौन सा है, प्रॉप्स का। यानी हमने अगर कंपोनेंट यहां से, लेट मी चूज द डिफरेंट कलर इफ इट अलाउज, अगर मुझे यहां से डेटा शेयर करना है यहां पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां से प्रॉप्स पास करूंगा, और वो प्रॉप्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ इस फंक्शनल कंपोनेंट में एज एन आर्गुमेंट रिसीव करके यहाँ वो डेटा डिस्प्ले करूं, कैलकुलेट करूं, या जो भी करूं ये कर सकता हूं, ठीक है। बट थिंक ऑफ इट, अगर मुझे इस यानी रूट कंपोनेंट ऐप में डेटा, और जब मैं डेटा बोल रहा हूं तो डेटा का मतलब क्या होता है, स्टेट। जब मैं स्टेट बोलूंगा तो मतलब डेटा, यानी ये दोनों चीजें मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा। मेरे पास कोई स्टेट यहाँ पड़ी हुई है, और मैं उस मुझे वो स्टेट चाहिए कहाँ पे, इस कंपोनेंट में चाहिए। सो व्हाट डू आई नीड टू डू इन दैट केस इज कि मुझे पहले, देर इज नो वे कि मैं यहां से डायरेक्ट यहां तक कोई स्टेट ट्रांसफर कर सकूं। ऐसा कोई तरीका अभी तक मेरे पास है नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से यहां पे प्रॉप पास करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां प्रॉप पास करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां प्रॉप पास करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां प्रॉप पास करना पड़ेगा, और फिर यहां से यहां प्रॉप पास करना है। अच्छा, बताता हूँ मैं आपको, C1 का डाटा किधर पास करना है, यानी यहां से यहां पे, या अच्छा, अभी अभी थोड़ा सा मुझे इस डायरेक्शन में समझाने दें, मैं उस तरफ आता हूँ। पहले मैं सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, और जब ये सारे प्रॉब्लम मेरी डिस्कशन पूरी हो जाएगी तो आपका प्रॉब्लम खुद ही एड्रेस हो जाएगा। ना हुआ तो कम बैक टू मी अगेन। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहां से डेटा शेयर करना है यहाँ पे, तो अब दो कंपोनेंट्स को स्टेट चाहिए, एक इस कंपोनेंट को और एक इस कंपोनेंट को। इसको 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 और इसको डेटा चाहिए नहीं, लेकिन अननेसेसरीली, मजबूरन, देयर इज नो वे इन फैक्ट टू मेक द डेटा अवेलेबल टू द लास्ट कंपोनेंट, तो हमें मजबूरन यहां से पास करना। तो इसका मतलब है ये जो डेटा में यहाँ चाहिए, इसका यहाँ कोई काम नहीं है। एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ मेमोरी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। उस डेटा का यहाँ भी कोई काम नहीं है, उस डेटा का यहाँ भी कोई काम नहीं है, उसका यहाँ भी कोई काम नहीं है। काम है तो किधर, एक इधर और एक इधर। खैर, ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, क्योंकि देखें अगर तो एक वेरिएबल या दो वेरिएबल या छोटा मोटा डेटा पास करना हो तो दैट में भी चले, फिर भी हम कह सकते हैं जी ठीक है कंप्रोमाइज कर लें। थिंक ऑफ इट कि एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ डेटा या लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, तो फिर तो ये बीच वाले सारे कंपोनेंट्स वैसे ही खामखा बीच में रगड़े जा रहे हैं। एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ नहीं रहेगा। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ का थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा क्या है, ये टर्म याद रखिएगा सर। अब एक प्रॉब्लम ये है
कि इसको हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या कहते हैं? इस प्रॉब्लम को एक टेक्निकल टर्म्स के साथ जाना जाता है जिसको क्या कहते हैं? प्रॉप्स ड्रिलिंग। और प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है? अननेसेसरीली पासिंग द स्टेट फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर टू अनदर टू अनदर टू अनदर, ड्रिल डाउन करना। प्रॉप्स ड्रिलिंग मजबूरी बन गई हमारी, ठीक है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली exactly. ये अननेसेसरी चीज है, इसकी जरूरत नहीं है, ये होनी भी नहीं चाहिए, बट अभी तक हमने और कोई हल ही नहीं पढ़ा, अभी तक हमने कोई बड़ी एप्लीकेशन नहीं बनाई। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगे, तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पहले बता दो। तो पहला प्रॉब्लम ये प्रॉप ड्रिलिंग। अब अगला सवाल, आपका ये सवाल था गालिबन, जहां तक मैं समझाऊं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। आप ये चाह रहे हैं जी कि अब मेरे पास स्टेट पड़ी हुई है यहाँ पे, लेट मी चेंज द कलर अगेन। अब मेरे पास एक वेरिएबल या स्टेट पड़ी हुई है यहाँ पे, और मुझे वो चाहिए यहाँ पे। देयर इज नो वे, इवन मुझे यहाँ पे चाहिए, इसके इमीडिएट सिबलिंग को चाहिए। देयर इज नो वे आई कैन ट्रांसफर द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम दिस टू दिस। सिबलिंग्स को पास नहीं कर सकते कभी भी। अभी तक हमने सिर्फ डाटा का एक फ्लो पढ़ा है फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, और कोई तरीका ही नहीं पढ़ा हमने। गॉट इट? तो आपका जो सवाल था ना, यहां से यहां भेजना है भाई, यहां तो दूर की बात, आप इसके सगे भाई को भी नहीं दे सकते डेटा। गॉट इट? यानी इमीडिएट सिबलिंग को भी डेटा शेयरिंग नहीं कर सकते। तो क्या करना होगा हमें? इसको डेटा शेयर करने के दो तरीके हैं। डेटा इसके पास पड़ा हुआ है, शेयर इसको करना है। दो तरीकों में से एक तरीका यह है कि आप पहले डेटा को अपने पेरेंट को भेजें, और फिर पेरेंट से वापस दूसरी ब्रांच में लेके जाएं। अब इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग या लिफ्टिंग द स्टेट अप। कल मैंने ये लास्ट लेक्चर में मैंने डॉक्यूमेंटेशन खोली थी, उसमें वो सीक्वेंस में टॉपिक पढ़ रहा था, तो बीच में एक टॉपिक आया था लिफ्टिंग अप द स्टेट, तो मैंने इग्नोर कर दिया था कि मैं अगले किसी लेक्चर में उसको मेंशन करूंगा। दिस इज स्टेट लिफ्टिंग। व्हेनेवर यू वांट टू सेंड द डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, तो हम क्या करते हैं? स्टेट। ये बड़ी अच्छी बात है, आप चीजें समझा भी हैं और साथ उसका जो प्रॉपर वर्ड है। अच्छा, हमें कुछ बहुत बार ऐसा होता है हमें चीज पता होती है लेकिन उसका जो प्रॉपर वर्ड नहीं पता होता, और इंटरव्यू में भी लोग फंस जाते हैं। इंटरव्यू में भी लोग बहुत ज्यादा, उनको कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको वो लफ्ज ही नहीं आ रहा होता जिस लफ्ज को इस्तेमाल करके उसको डिलीवर करें। इसलिए मैं पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता रहा हूँ, और साथ में वो टेक्निकल टर्म जो डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है, जो प्रोफेशनली ग्लोबली पूरी दुनिया में लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रॉब्लम को जिस नाम से यूज कर याद करते हैं, मैं वही बता। तो एनीवेज, अगर मुझे एक ट्री के सिबलिंग में के डाटा शेयर करना हो तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप इस जिस कंपोनेंट के पास डेटा है वहां से डेटा को लिफ्ट अप करें, डेटा मींस स्टेट को लिफ्ट अप करें, और लिफ्ट करके कहां ले जाएं? पेरेंट पे, और फिर पेरेंट से ट्री की दूसरी साइड पे से शेयर करें, एक तरीका। दूसरा तरीका यह है कि आप स्टेट यहां डिक्लेयर ही ना करें। जो स्टेट इन दोनों को इधर है तो इसको शेयर करनी है, तो इसका मतलब इन दोनों को चाहिए। तो आप वही स्टेट यू स्टेट का वेरिएबल उठा के कहां डिक्लेयर कर दें? पेरेंट में डिक्लेयर कर दें, और फिर पेरेंट से दोनों अतराफ में शेयर कर दें। आई रिपीट, मैंने कहा जी डेटा इसके पास पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे मैंने यूज स्टेट किया और वेरिएबल को नाम दिया ए, वही ए का डेटा इसको भी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि, यानी प्रॉब्लम दो, प्रॉब्लम ये है कि शेयर करना है डेटा। सोल्यूशन इसके दो है। पहला ये है कि इसमें जो स्टेट है उसको लिफ्ट अप करके किधर भेजा जाए? पेरेंट में भेजा जाए, और फिर पेरेंट से ट्री के दूसरी साइड पे शेयर किया जाए, चाहे वो एक ब्रांच को शेयर करना हो, चाहे वो 600 ब्रांचेस को शेयर करना हो। अगर पेरेंट के पास है तो सबकी ब्रांचेस को शेयर हो सकता है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टेट को यहाँ डिक्लेयर ही ना करें। अब आपको पता है कि डेटा इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो स्टेट को डिक्लेयर कहां पे करें? पेरेंट पे करें। तो जब पेरेंट पे करेंगे तो पेरेंट से चाइल्ड में वन डायमेंशनल फ्लो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉप्स के साथ। तो आप ये डेटा इन दो तरीकों को इस्तेमाल करके शेयर कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली अब अगला सवाल या अगला जवाब मैं ये देने लगा था कि डेटा यहां पड़ा हुआ है और आपको चाहिए यहां पे भी, लेट मी चेंज द कलर अगेन, आपको डेटा चाहिए, डेटा यहां पड़ा हुआ है और आपको यहां पे चाहिए एक, यहां पे चाहिए दो, और यहां पे चाहिए तीन। ये तीन डिफरेंट जगहों पे आपको डाटा चाहिए। तो आपको क्या करना होगा? ये भेजेगा पेरेंट को, ये भेजेगा अपने पे, ये क्या कर रहा हूं? स्टेट लिफ्टिंग। ये भेजेगा अपने पेरेंट को, इसे भेजना चाहिए अपने पेरेंट को, और यहां से इधर नहीं, यहां से इधर। और अब ये रूट वो है जिससे सारे ब्रांचेस अमर्ज हो रहे हैं। तो अब यहां से वापस डाउन, और यहां से इधर, यहां से इधर, और यहां से इधर। ये ड्रिलिंग नहीं हो रही, ये स्टेट लिफ्टिंग हो रही है। ड्रिलिंग ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर जितने मर्जी लेवल पे जाए उसे स्टेट लिफ्टिंग ही कहेंगे। नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी चाइल्ड से पेरेंट में
यूं समझ लें कि हम बच्चे हैं ना, हमसे ऊपर जितने लोग भी हैं वो हमारे क्या हैं, एंसेस्टर्स हैं, और हमारी आगे आने वाली नस्लें जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, डिसेंडेंट्स होंगी। ये अंग्रेजी है सादी यार। असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स और एंसेस्टर, ये सिंपल अंग्रेजी के लफ्ज हैं यार, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो हमसे आने वाली जितनी आगे होंगी, हमारे पोते पोतियां या पड़ पोते वगैरह, वो सारे हमारे क्या होंगे, डिसेंडेंट्स होंगे। तो जब आपने डिसेंडेंट से एंसेस्टर की तरफ जाना है तो स्टेट लिफ्टिंग होगी, जब एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स की तरफ जाना है तो वो ड्रिलिंग होगी। ठीक होगी बात? अब जरा ज्यादा टेक्निकल हो गए। दिस इज द प्रॉब्लम इन बोथ ऑफ द केसेस। हम अगर स्टेट लिफ्टिंग करेंगे वो भी प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपको एक लेवल या दो लेवल तक स्टेट लिफ्टिंग करनी है, दैट इज कंप्रोमाइजेबल और एक्सेप्टेबल टू सम एक्सटेंट। लेकिन इतने डेप्थ में जाके वापस स्टेट को लिफ्ट करना है तो प्रॉब्लम वही नहीं आ जाएगा कि भाई इस कंपोनेंट को डेटा चाहिए ही नहीं तो वैसे इससे हम गुजार रहे हैं, इससे भी डेटा इसको भी नहीं चाहिए तो इसको हम वैसे ही गुजार रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉप्स ड्रिलिंग भी प्रॉब्लम है, स्टेट लिफ्टिंग भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आपने स्टेट लिफ्टिंग को हमेशा बदनाम करके प्रॉब्लम नहीं कहना, क्योंकि मैंने कहा कि अगर एक दो लेवल्स पे अप डाउन करना हो तो फिर दोनों ठीक है। ठीक है, फिर यानी इन दोनों का अपना यूज केस है एक। यस, नो नीड टू गो फॉर द रिडक्स, बिकॉज रिडक्स अलग लाइब्रेरी है। तो अगर आप छोटा मोटा काम है, छोटी बड़ी एप्स हैं, तो नो नीड टू गो फॉर द रिडक्स। यस, तो एक बड़ी ऐप के लिए आपको किधर जाना है, रिडक्स पे जाना है, बैरल। अब ये था हमारा प्रॉब्लम। जी जी जी, बिल्कुल, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी होती है। अगर आपकी स्मॉल से मीडियम स्केल की एप्लीकेशन है तो आप यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकते हैं, यू आर कंफर्टेबल फॉर दैट। लेकिन अगेन अगर आपकी लार्जर स्केल एप्लीकेशन है और वो इवन स्केलेबल होने के चांसेस है, स्केलेबिलिटी किसको कहते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन एक छोटे लेवल पे डिजाइन की, कल आपको उसको बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड करना पड़ा, तो इस छोटे लेवल की चीज को बड़े लेवल तक लेके जाने को हम क्या कहते हैं, स्केल अप करना चीज। रिडक्स ही पढ़ेंगे ना। हाँ, यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई मैं नहीं पढ़ाता होता, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो वो सिंपली जिस तरह आपकी यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक्स हैं, वो भी एक हुक है यूज कॉन्टेक्स्ट ही, और हम उसे इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये समझ आ गया तो दोनों का आइडिया सेम है, और मुझे कहेंगे तो मैं भी करा दूंगा। अगर मैं यूज कॉन्टेक्स्ट कराता रहा तो फिर किसी को पंगा होता जी वो रिडक्स नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे बड़ी वाली चीज को हटा। हाँ, अगर स्मॉल से मीडियम स्केल की एप्लीकेशन है आपकी तो आप यूज कॉन्टेक्स्ट इज इजी। अगर आपकी लार्जर स्केल एप्लीकेशन है तो आप रिडक्स। और अब एक और रिडक्स से भी बड़ी चीज आ गई है, रिडक्स से बड़ी चीज नहीं है, रिडक्स की मॉडिफिकेशन आ गई है, रिडक्स टूल किट और रिडक्स क्वेरी। तो रिडक्स टूल किट इज इवन द मॉडर्न स्टैंडर्ड, और ये आपका पहला बैच होगा जिसको मैं खुद रिडक्स टूल किट पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे बहुत सी गलतियां होंगी क्योंकि मैं इससे पहले रिडक्स कोर पढ़ाता रहा हूँ, रिडक्स टूल टूल किट पहले दफा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई गलतियां कुताई हैं तो वो मैं एडवांस में माजरत कर रहा हूँ। नहीं, मैं खुद चूंकि कर रहा हूँ तो मैं दो नंबरी नहीं करूंगा ना, जहां मुझे स्टक हुआ तो मैं बता दूंगा यार यहाँ मेरा स्टक है। द रीजन बीइंग दैट कि इससे पहले जितने बैचेस भी पढ़ाई है रिडक्स कोर पढ़ाई है, लेकिन अब अगर मैं रिडक्स कोर का फंक्शन लिखूंगा ना तो आप खुद फील करेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड उसको स्ट्राइक थ्रू कर देगा और वार्निंग दे देगा दिस फंक्शन इज डेप्रिकेटेड, यानी ये फ्यूचर में डेप्रिकेट हो जाएगा। इसे डेप्रिशिएट कह लें, डेप्रिकेट, डेप्रिकेट का मतलब ये है कि ये ऑब्सोलीट हो जाएगा, और ऑब्सोलीट का मतलब ये है कि पुराना होते होते खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा, तो इसलिए मैं रिडक्स टूल किट पढ़ाऊंगा। बहरहाल ये एडवांस टर्मिनोलॉजीज को छोड़ें आप। नहीं, काफी ये मेजर शिफ्ट है, काफी मेजर शिफ्ट है रिडक्स में, रिडक्स कोर में और रिडक्स टूल किट में। ठीक है, एनीवेज, तो आपको रिडक्स कोर आती ही नहीं होगी तो आपके लिए बड़ी आसान होगी रिडक्स टूल किट, मेरे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा चेंज अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बंदा एक चीज में कंफर्टेबल हो, ठीक है, और वो रटा हुआ है, मेरी फिंगर टिप्स पे है रिडक्स, मेरी पिछली कोई भी ट्यूटोरियल सीरीज ओपन करके देखना, उसमें रिडक्स ऑन द गो करा रहा हूँ। लेकिन अब मैं चूंकि रिडक्स कोर से रिडक्स टूल किट में शिफ्ट हो रहा हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, आपके लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपके बिल्कुल प्लेन है दिमाग, तो आपको बड़ी आसानी से समझ आएगी। ठीक है, बस मैं इसलिए एडवांस बता रहा हूँ कि इफ इन केस आई गेट स्टक समवेयर तो पार्डन, आई मीन फॉरगिव मी। फिर पाइयो रहने तुसी। तो दिस इज द प्रॉब्लम। चलें कम बैक टू द पॉइंट। प्रॉब्लम ये है कि एक प्रॉप ड्रिलिंग भाई, और दूसरा क्या है, स्टेट लिफ्टिंग।
तो वैसे आइडियली अगर आपसे पूछूं तो आपके जहन में क्या हल आता है, क्या होना चाहिए? तुक्का लगाए वैसे, मुझे तो पता है वैसे मैं नहीं करता। आप में से कोई तुक्का? सॉल्यूशन कौन सा क्या था? इफ एल्स नहीं था, वो कॉल बैक हेल था। नहीं, वैसे इसका सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन। इसका सॉल्यूशन है तो हाँ। ये इस सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली आपने एक ग्लोबल स्टोर बना लें जिसमें सारा कुछ रखें और दैट्स ग्रेट, ग्रेट। अच्छा, ये राइटली टोल्ड बाय यू। बजाय इसके कि हम स्टेट किसी कंपोनेंट के अंदर रखें, अब देखिए कॉम्प्लेक्सिटी होती है एप्लीकेशन की कि पहले कंपोनेंट में अपना कोड, JSX और बाकी सारा कुछ, और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट उसके अंदर ही स्टेट। अगर वो स्टेट कॉम्प्लेक्स हुई और शेयरिंग करनी हुई तो फिर तो मजीद कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कंपोनेंट की। रिडक्स वालों ने ये कहा कि भाईजान आप इन चीजों को तो छेड़े ही ना, ये जहां की हैं इनको वहीं पड़े रहने दें, और आप यहाँ पे आके एक सेपरेटली आउटसाइड द एप्लीकेशन स्कोप एक सेपरेट जगह पे एक स्टोर बना लें। अच्छा, स्टोर क्या है, कंफ्यूज नहीं होनी, ये भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल ही है, ठीक है? तो लेकिन ये जो स्टोर है ना, ये जो टर्म्स हैं ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको जरा ध्यान से याद रखना है। क्या काम है स्टोर का? जैसे आप बाय स्टोर पे जाते हैं ना, तो आउटलेट पे कुछ डिस्प्ले लगे होते हैं और बाकी सारा सामान किधर पड़ा होता है, गोदाम में पड़ा होता है। तो आप समझे गोदाम क्या है, वेयर हाउस है या स्टोर है। बेसिकली इस पूरी एप्लीकेशन ने जितना भी डेटा यूज करना है, वो सारा का सारा डेटा कहाँ रिजाइड करता है? इनसाइड द स्टोर, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैंने जब ये कहा कि सारा का सारा डेटा इस एप्लीकेशन का स्टोर में पड़ा हुआ है, और इस स्टोर को जितने भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, वो इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब मिसाल देता हूं मैं कि इस कंपोनेंट का डेटा इस कंपोनेंट को चाहिए, तो मैंने कहा मैं डेटा कंपोनेंट से क्या कर रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, इस एप्लीकेशन को डेटा से फ्री कर रहा हूं, तो सारा डेटा कहां रखूंगा? स्टोर में। सारे कंपोनेंट्स को इजीली एक्सेस होगी स्टोर की। जब इसको डेटा चाहिए होगा, ये किससे रिक्वेस्ट करेगा डेटा की? स्टोर से रिक्वेस्ट करेगा। और जब इसको डेटा चाहिए होगा, ये भी किससे रिक्वेस्ट करेगा? स्टोर से। अब प्रॉब्लम ये है कि स्टोर को इस बात की अश्योरिटी देनी है हर वक्त कि उसके बाद उसके पास डेटा अपडेटेड स्टेट में है। ऐसा नहीं है कि इसने डेटा को अपडेट किया है, इसके पास पुराना वाला डेटा आ गया। यानी मिसाल के तौर पे इसने डेटा ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी है यहाँ पे फॉर एग्जांपल, और या ये समझें कि ये ऐड टू कार्ट का कंपोनेंट है या बटन है। तो यहाँ पे जब मैंने ऐड टू कार्ट एक कंपोनेंट को किया, तो हेडर में काउंटर शो होता है ना, वो कार्ट में एक आइटम आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अपडेट किया, तो यहाँ तो हो गया जी वन आइटम इन द कार्ट। तो जो हेडर में काउंटर है, ऐसा नहीं है कि वहां पे प्रीवियस स्टेट शो। जब ये अपडेट करेगा, तो अपडेट भी किसको करेगा? स्टोर को जाके करेगा। और जो ही स्टोर अपडेट होगा, उस स्टोर की वैल्यूज पूरे के पूरे ट्री में जहां जहां यूज होगी, रिडक्स ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर देगा। नहीं, यूज इफेक्ट इज मोर ऑफ अ काइंड ऑफ रिएक्ट बिल्ट इन हुक, और जो स्टोर है इसकी अपनी हुक्स इसके साथ आती हैं। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है रिडक्स की, इसका यूज इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर, ये दो हुक्स हैं जो रिडक्स के साथ ही आती हैं बिल्ट इन, ठीक है? बहरहाल इस चीज को मेक श्योर करना कि जिस भी कंपोनेंट के पास डेटा आता है वो अपडेटेड डेटा हो। मिसाल के तौर पे इसने स्टोर को चेंज किया, तो इस स्टोर की वैल्यू, यानी जाहिर है ये जब 1 हुआ तो ये कहां से उठ के आ रहा था? स्टोर से। तो जो ही स्टोर में वैल्यू अपडेट हुई, तो स्टोर मेक श्योर करेगा कि वही वैल्यू जहां जहां पूरी एप्लीकेशन में यूज हुई है, वो ऑटोमेटिकली जाके क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। ऑटोमेटिकली नहीं, ऑब्वियसली मैकेनिज्म है एक प्रॉपर। तो मैंने रिडक्स की। अच्छा, ये जो काम करता है ना सेंट्रल स्टोर, जहां भी कोई चेंज आएगा वो कहां होगा? स्टोर में। और स्टोर ऑटोमेटिकली क्या करेगा? सारों को अपडेट करेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल स्टोर का, इसको नॉर्मली कौन कंट्रोल करता है? रिडक्स। अब रिडक्स क्या है? अभी तक मैंने जस्ट आपको ग्लिम्स दिया कि प्रॉब्लम क्या था और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन प्रोवाइड करेगा। अब कैसे प्रोवाइड करेगा, इसके 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, ये टर्मिनोलॉजीज हैं। तो यहां तक समझ आ गई अगर आपको प्रॉब्लम, तो मैं वापस जाता हूं अब रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन में, और
यहां से आपको बाकी के कॉन्सेप्ट समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि आंखें बंद करके रिडक्स नहीं पढ़ना शुरू कर देना। उसका यूज केस, उसका सिनेरियो पहले पढ़ना है कि क्यों रिडक्स, भाई जरूरत क्यों है रिडक्स की। और मैंने आपको कहा कि अगर आपको छोटी मोटी एप्लीकेशन है तो जरूरी नहीं है आपको रिडक्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। इसलिए मैंने इसको सबसे एंड में रखा है ताकि आपको पता चले कि बाकी सारी फंक्शनलिटीज हमने रिडक्स को पढ़े बगैर पढ़ ली। लेकिन अब क्यों पढ़ रहे हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है रियल टाइम पे इसी क्लास के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly. तो अच्छा, सबसे पहले मैं अगर रिडक्स में आऊं, गेटिंग स्टार्टेड में जाऊं और मैं इसको बिल्कुल नीचे आ जाता हूं, मैं एक डायग्राम आपको दिखानी है, पहले वो दिखा दूं। नहीं, ये रिएक्ट वालों का नहीं है। इसको आप ये जरूरी नहीं है रेड के साथ एंगुलर या किसी भी यस, फॉन्ट से यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना आपको ये दो डायग्राम्स बताऊंगा और इसके बाद आपके क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे। आप रिडक्स की डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे और ट्यूटोरियल में जाएंगे और इस ट्यूटोरियल में बिल्कुल मिडल में आके, यहाँ मिडल से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आके आपको ये डायग्राम नजर आएगी। अब सबसे पहली बात यह है कि आपको ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब इन कंपोनेंट्स को फर्दर अगली डायग्राम में ब्रेक डाउन किया जाएगा। सबसे पहले व्यू का मतलब आपका कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है सामने। मिसाल के तौर पे आपके पास ऐड टू कार्ट का कंपोनेंट बना हुआ है, या प्रोडक्ट डिटेल का कंपोनेंट बना हुआ है और वहां एक बटन है ऐड टू कार्ट। वो क्या है? आपका व्यू है जो आपको सामने दिख रहा है। अब वहां पे ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपने क्या परफॉर्म किया? एक एक्शन। तो इसको आप बोलेंगे कैसे? हमने एक एक्शन डिस्पैच किया। हमने एक एक्शन डिस्पैच करने का मतलब क्या होता है? सेंड करना। भाई आप कहेंगे मैंने एक मेल डिस्पैच की अपने किसी रिलेटिव को, तो क्या मतलब है? मैंने मेल, तो आपने व्यू से एक एक्शन डिस्पैच किया। उस एक्शन ने क्या किया? स्टेट को अपडेट किया। स्टेट कहां होगी? स्टोर में। दैट्स इंपॉर्टेंट। और स्टोर ने स्टेट के अपडेट होने के बाद जो व्यू है उसको दोबारा अपडेट कर दिया। एक व्यू या मल्टीपल व्यू, जितने व्यू सबको अपडेट करेगी। ये फ्लो है रिडक्स का। यू विल इंटरेक्ट विद द यूआई, यू विल डिस्पैच एन एक्शन, यू विल डिस्पैच एन एक्शन, खुद से कुछ नहीं हो जाएगा। और बटन के क्लिक करने पे हम क्या करेंगे? बिहाइंड द सीन एक्शन डिस्पैच करेंगे। नहीं नहीं, एक्शन परफॉर्म करना और बात है, एक्शन डिस्पैच करना और बात है। अब अगली डायग्राम में मैं कहा ना ब्रेक डाउन, सिर्फ ये टर्म समझ ले। एक्शन परफॉर्म करना और बात है। आपने क्लिक किया, वो एक्शन परफॉर्म है। नॉर्मल क्लिक एक्शन डिस्पैच नहीं होता। एक्शन डिस्पैच इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज्ड इन रिडक्स। ठीक है, आपने क्लिक बटन को क्लिक किया, आपने एक्शन परफॉर्म किया, जरूरी नहीं एक्शन डिस्पैच किया। एक्शन डिस्पैच एक स्पेसिफिक टर्म है रिएक्ट की, जब आप उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट सेंड करेंगे टुवर्ड्स द स्टोर, और वो क्या करेगा? स्टोर की स्टेट को अपडेट करेगा और फिर स्टेट यानी स्टोर जो है दोबारा व्यू को आगे अपडेट करेगा। ये समझ आ गई? ये तीन मेजर टर्म्स हैं। अब इन्हीं को ब्रेक डाउन किया जाएगा निचली डायग्राम में। जरा नीचे आए। यू आर मोर देन वेलकम टू रीड दिस एंटायर थ्योरी अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज मेरे इस लेक्चर को दोबारा सुनेंगे तो आपको बिल्कुल स्मूथली समझ आ जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ये देखें जरा, ये कंप्लीट उसी ऊपर वाली डायग्राम का ब्रेक डाउन है फर्दर। मैंने कहा आप यूआई पे हैं तो आपके पास दो बटन है। एक बटन है डिपॉजिट $10 और दूसरा बटन है विदड्रॉ $10। जब आपने इस बटन पे क्लिक किया, मैं जरा इसको ना इस एनिमेशन को रोक के दिखाता हूं आपको, बिकॉज यहां से आपकी रिडक्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रैक्टिकली भी तब समझ आएगी जब आप यहाँ पे होंगे। ठीक है, अच्छा, लेट्स स्टार्ट अगेन। सबसे पहले मैं यूआई में हूं। आपने यूआई पे किसी बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ? क्लिक इवेंट। और कौन सा क्लिक इवेंट हुआ? डिपॉजिट का। आप $10 की अमाउंट को डिपॉजिट कराना चाहते हैं और वापस यूआई यानी जहां आपने बटन लिखा वहीं आपने वो डिस्प्ले भी कर दिया ताकि अपडेट हो तो वहां नजर भी आए आपको। ठीक, ये यूं समझ लेंगे ये आपका कंपोनेंट है या ब्राउजर पे दिख रहा है। आपने डिपॉजिट के बटन पे क्लिक किया तो एक क्लिक इवेंट ट्रिगर हुआ। आपको पता है कि जब हम कोई भी इवेंट करते हैं तो उसके साथ इवेंट हैंडलर एसोसिएट होता है, ऑन क्लिक का, ऑन चेंज का, ऑन सबमिट का। तो आपने सपोज किया क्या? क्लिक इवेंट। आप जरा देखिएगा, क्लिक हुआ, इवेंट हैंडलर ने
एक फंक्शन कॉल किया और उस फंक्शन ने बिहाइंड द सीन क्या किया, एक एक्शन डिस्पैच किया। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, वो जो एक्शन है, व्हाट डज दैट एक्शन कंसिस्ट ऑफ, दैट वाज द क्वेश्चन जो आप कर रहे थे। जब मैंने क्लिक किया तो एक फंक्शन कॉल हुआ होगा। अच्छा, ये जो अब हम जो यूआई में क्लिक करेंगे, जो अभी आप इवन हैंडलर है उसी के अंदर एक फंक्शन आएगा, एक फंक्शन लिखा हुआ है ये आउटसाइड का कुछ नहीं है, स्टोर के अंदर ही उसी के अंदर एक फंक्शन होता है। नहीं, पहली बात, जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं खुद एक फंक्शन लिखूंगा, क्लिक हैंडलर फॉर एग्जांपल। उस क्लिक हैंडलर के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होगा डिस्पैच का। उस डिस्पैच फंक्शन, अगर आप टेक्निकली समझना चाहते हैं, वैसे मैं लेमैन जुबान में समझा रहा था पहली दफा, उस उस डिस्पैच के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे एज अ पैरामीटर, और वो ऑब्जेक्ट एक्शन कहलाएगा। और वो ऑब्जेक्ट किस चीज पे मुश्तमिल होगा, एक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ टू प्रॉपर्टीज, टाइप यानी एक्शन की टाइप, और पेलोड। एक्शन की टाइप में हम बताएंगे कि करना क्या है, डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ऐड टू कार्ट करना है, क्या करना है, ये एक्शन की टाइप है। ये हम खुद जब क्लिक करेंगे तो खुद स्पेसिफाई करेंगे कि एक एक्शन डिस्पैच करो, और हम खुद एक्शन की टाइप डिफाइन करेंगे कि उस एक्शन में उसकी टाइप क्या होगी, वो एक्शन करेगा क्या। और फिर अगर उस एक्शन को कुछ करने के लिए डेटा रिक्वायर्ड हुआ तो वो डेटा भी हम एज अ पेलोड भेजेंगे। बात समझ आ गई? सो मैंने ये डायग्राम को बार बार इसलिए रोक रहा हूं, आपको दिखा सकूं। आई क्लिक्ड ऑन अ बटन, अ इवेंट हैंडलर कॉल्ड अ फंक्शन, और दैट फंक्शन डिस्पैच्ड एन एक्शन ऑब्जेक्ट, और वो एक्शन ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, स्टोर में। वो ऊपर वाली डायग्राम याद है ना, कि व्यू, एक्शन, स्टेट। तो स्टेट कहां पड़ी होती है, स्टोर में। अच्छा, अब जरा आगे चलते हैं, यहां से आगे दोबारा शुरू करेंगे। एक्शन डिस्पैच हुआ और ये एक्शन आएगा स्टोर के अंदर। अब स्टोर के अंदर एक और ग्रीन कलर का बॉक्स नजर आ रहा है आपको, इसका मतलब है स्टोर के अंदर फिर क्या होगा, एक रिड्यूसर होगा। अच्छा, मुझसे अगर कोई पूछे कि स्टोर क्या है तो मैं कहूंगा फंक्शन। मुझसे कोई पूछे रिड्यूसर क्या है, तो मैं कहूंगा वो भी फंक्शन। मुझसे कोई पूछे डिस्पैच क्या है, मैं कहूंगा वो भी फंक्शन। तो ये बेसिकली इंटरनली सारे फंक्शंस हैं। इन्हीं फंक्शंस को उनके डिफरेंट रोल्स की बेस पे उनको नाम दे दिए गए। ठीक, तो ये जो एक्शन है ये रिसीव होगा कहां, स्टोर खुद किस में पास हुआ होगा, रिड्यूसर में। क्लियर? अब जरा देखिएगा रिड्यूसर का काम क्या है। रिड्यूसर टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट, सारी की सारी स्टेट कहां पड़ी होती है, स्टोर में। ये देख रहे हैं, ये वाला बॉक्स, एग्जैक्टली ये वाला बॉक्स। तो इनिशियल स्टेट क्या है, और ये जीरो कहां से आ रही है, स्टोर से। अब रिड्यूसर का ये काम, रिड्यूसर किधर होता है, स्टोर के अंदर। रिड्यूसर का ये काम है कि इट टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट। रिड्यूसर का एक रटा लगा ले, रिड्यूसर इज अ फंक्शन which takes the existing state and returns the updated state। अब यहां देखें, जब ये एक्शन यहां पहुंचा तो यहां से ये एग्जिस्टिंग स्टेट लेगा। एग्जिस्टिंग स्टेट क्या है, जीरो। रिड्यूसर को जाके कहेगा ये मेरी एग्जिस्टिंग स्टेट है। तो रिड्यूसर कैसे डिसाइड करेगा कि मैंने एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ क्या करना है, ऑन एक्शन। एक्शन में क्या लिखा हुआ है, रिड्यूसर को इंस्ट्रक्शन एक्शन देगा कि भाई डिपॉजिट करो, क्योंकि एक्शन की कितनी टाइप्स हैं, दो। ये क्या कह रहा है, क्या करो, डिपॉजिट करो। और क्या कह रहा है, क्या डिपॉजिट करो, 10 डिपॉजिट करो। तो रिड्यूसर का क्या काम है, इट टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट, अपडेट्स द स्टेट बेस्ड ऑन द एक्शन, रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट। रिपीट करूं या समझ आ गया? अब जरा देखिएगा, ये रिटर्न क्या करेगा, यहां से नीचे क्या इमिट करेगा, 10 अपडेटेड स्टेट। ये मैं इसे जबरदस्ती रोक रहा हूं, ये रुकती नहीं एनिमेशन, 2 नंबरी थे समझाने के लिए। जो ही रिड्यूसर में एक्शन और एग्जिस्टिंग स्टेट पहुंची तो उसने वापस इमिट क्या करना है, और ये अपडेटेड स्टेट, और अपडेटेड स्टेट कहां पे आएगी, वापस व्यू पे आ जाएगी। और दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू राइट हियर, कि यार इसी की नीचे डायग्राम, दिस वन, वी वर इन द व्यू, डिपॉजिट का बटन व्यू पे होता है ना, उस पर क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, एक्शन डिस्पैच हुआ, डिस्पैच होके गया किधर, स्टोर में। स्टोर के आगे किधर गया,
रिड्यूसर ने क्या किया, एग्जिस्टिंग स्टेट पहले उसके पास थी स्टोर के पास, तो रिड्यूसर ने स्टोर से एग्जिस्टिंग स्टेट ली अपडेट करके। इसीलिए आपको समझ नहीं आई। और इसीलिए मेजॉरिटी लोग तुक्के मारते हैं, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को लेके स्टेट समझेंगे ना, जिंदगी भर प्रॉब्लम आया तो मेरे पास आइएगा वापस, नहीं आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, एनीवेज, और मजे की बात बताऊं, रिडक्स टूल किट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा एब्स्ट्रक्शन है, यानी उसमें ये इतनी डीप लेवल की चीज डिस्कस ही नहीं हुई, सारा कुछ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हुआ है, लोगों को समझ नहीं आती हो क्या चल क्या रहा है बिहाइंड द सीन, नीचे क्या हो रहा है, अंडर द हुड क्या हो रहा है। लेकिन अब जब ये तरीका समझ के उधर जाएंगे ना, तो फिर आपको पता लग रहा होगा कि यार क्या सिस्टम चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है, अंदर अंडरग्राउंड। एग्जैक्टली। तो बहरहाल ये समझ आ गया। अब आपकी सारी की सारी स्टेट्स कहां पड़ी होंगी, स्टोर में। तो अगर आप मुझे इजाजत दें तो हम इसको गो हेड करें। सो अब सबसे पहले काम क्या करना है, मैं पहला डेमोन्स्ट्रेशन आपको कोर रिडक्स में दूंगा, ठीक, क्योंकि मैंने कहा रिडक्स टूल किट में ये सारी की सारी फ्लो इस तरह से नहीं है, बहुत सारा क्या हो गया, एब्स्ट्रक्शन हो गई है, यानी बहुत सारा कोड उन्होंने खुद ही इंटरनली इंप्लीमेंट कर दिए, आपको जस्ट फंक्शंस कॉल देते हैं, आप कॉल करके उनको देख लेते हैं या यूज कर लेते हैं। तो लेट्स सी, हम जाएंगे अपनी एप्लीकेशन में और हम यहां से सब कुछ बंद कर देंगे। सोर्स में आए, कहीं किसी जगह पे भी आप एक नया फोल्डर बना सकते हैं, कोशिश करें सोर्स में रहें। आप बगैर फोल्डर क्रिएट किए भी रिडक्स लिख सकते हैं, मैं जस्ट सेपरेशन ऑफ कंसर्न के लिए चीजें सेपरेट रहे, मेरी एप्लीकेशन सेपरेट और रिडक्स सेपरेट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिडक्स का एक नया फोल्डर बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, रिडक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी चीज क्या है, तो डॉट यस। उसके बाद स्टोर के अंदर क्या होता है, अब जरूरी नहीं है कि एक रिड्यूसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं रिडक्स के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाता हूँ, रिड्यूस, जस्ट इन केस कि मेरे पास एक से ज्यादा रिड्यूसर हो तो, और इसके अंदर मैं बना देता हूँ जी फॉर एग्जांपल काउंटर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं एक छोटी सी काउंटर एप्लीकेशन बनाऊंगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जैसे वो डिपॉजिट और विड्रॉ वाली बनाऊंगा, ठीक है। तो कर सकता है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्या, अगर हम अलग अलग कंपोनेंट ना बनाएं, सारे कंपोनेंट एक ही फाइल में लिख दें तो क्या नहीं हो सकते, हो सकता है, बेटर मैनेजेबिलिटी के लिए, अगेन एप्लीकेशन ग्रो करेगी तो अगर सारा कुछ एक ही काम में करेंगे तो एक फाइल गई तो सारा कुछ गया, ठीक है। तो इसलिए हम मल्टीपल रिड्यूसर्स बनाते हैं, और आप वाली बात बिल्कुल कर सकते हैं, हम एक ही फाइल में मल्टीपल रिड्यूसर्स बना सकते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमें इसे एक्सपोर्ट करना होगा एज अ फंक्शन, और आप एक ही फाइल में 6 फंक्शन लिख के 6 के 6 को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम फंक्शन लिख के इसको एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए मैंने क्या बोला है, रिड्यूसर क्या है, फंक्शन, स्टोर क्या है, डिस्पैच क्या है, रिड्यूसर किसके अंदर पास हो रहा है, तो रिड्यूसर एक फंक्शन है जो स्टोर दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास होगा, दैट्स द लॉजिक। तो जब रिड्यूसर भी फंक्शन है, स्टोर भी फंक्शन है, तो दो को दो डिफरेंट फाइल में लिख के एक दूसरे में इंपोर्ट करके ऐड कर दें, इसमें कोई कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टोर, मैं यहाँ पे इंपोर्ट क्रिएट, अच्छा उससे भी पहले इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने कहा कि रिडक्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिएक्ट, तो रिडक्स एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, तो हमें रिडक्स को इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ दो बातें हैं, अजीम ने पहले बात की है, उस बात को मैंने उस वक्त छेड़ा नहीं है जानबूझ के, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली बात थी कि रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट टूल है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिडक्स क्या है तो आप क्या कहेंगे, आपकी पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को मैनेज करता है। ये जरूरी नहीं है कि रिडक्स सिर्फ रिएक्ट के साथ यूज होता है,
रिडक्स प्लेन वनीला जेएस के साथ, अगर आप प्लेन वनीला जेएस यानी सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें भी स्टेट मैनेज करना चाहते हैं तो आप रिडक्स उधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एंगुलर के डेवलपर हैं तो आप रिडक्स को एंगुलर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप व्यू जेएस के डेवलपर हैं तो आप रिडक्स को व्यू के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीटी मच एवरी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कैन यूज रिडक्स फॉर स्टेट मैनेजमेंट। ये इतना फ्लेक्सिबल है, आप इसको सीख लें, फ्यूचर में कोई और लैंग्वेज चेंज भी कर लें तो ये स्टेट मैनेजमेंट टूल एज इट इज रहेगा। मोबाइल ऐप रिएक्ट नेटिव में बनाएं रिडक्स एज अ स्टेट मैनेजमेंट टूल। मोबाइल ऐप्स, एंड्रॉइड ऐप्स, हाइब्रिड ऐप्स, उनके लिए भी रिडक्स एज अ स्टेट मैनेजमेंट टूल इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये है कि हमें एक नहीं दो लाइब्रेरीज चाहिए। एक रिडक्स कोर कि रिडक्स की ये टर्मिनोलॉजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टोर, रिड्यूसर वगैरह वगैरह। और दूसरी, चूंकि मैं रिडक्स को इस्तेमाल कर रहा हूं किसके साथ, रिएक्ट के साथ, तो फिर रिएक्ट वालों ने रिडक्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए खुद भी एक लाइब्रेरी लिखी है जिसे उनको क्या, जिसे उन्होंने कहा है रिएक्ट रिडक्स। तो हमने दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी, एक रिडक्स उसकी कोर फंक्शनैलिटीज के लिए और एक रिएक्ट रिडक्स यानी रिडक्स की इंप्लीमेंटेशन फॉर द रिएक्ट एप्लीकेशंस। इसी तरह अगर आप एंगुलर के साथ रिडक्स को यूज करेंगे तो आपको दो लाइब्रेरी यूज पड़ेंगे, एक रिडक्स कोर और एक एंगुलर इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिडक्स। मेक सेंस? तो अब रिडक्स को रिएक्ट के साथ बाइंड करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी चाहिए और एक रिडक्स की कोर फीचर की इंप्लीमेंटेशन के लिए चाहिए, तो आपको दो लाइब्रेरीज चाहिए। सो अभी तक मैंने इंस्टॉल नहीं की थी, आई फॉरगॉट टू डू दैट, सो लेट्स ओपन अप अ न्यू टर्मिनल एंड इंस्टॉल टू ऑफ द लाइब्रेरीज। अच्छा, ये आपको अगर भूल भी जाए कोई मसला नहीं, आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे ना गेटिंग स्टार्टेड में तो खुद आपको कहेगा, बल्कि मेन पेज पे जाए, मेन पेज से वापस आते हैं, आप यहाँ पे जाएं तो ये आपको दे रहा है रिएक्ट रिडक्स। ये कौन सी है, रिडक्स की इंप्लीमेंटेशन फॉर द रिएक्ट फ्रेमवर्क। और ये रिडक्स टूल की जिसका मैं बात कर रहा था, हम एक्चुअली इसको पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द फॉर कन्वेइंग द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू थ्योरेटिकली, मैं जस्ट एक काउंटर की एप्लीकेशन छोटी सी बनाऊंगा, फिर वापस इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो एक तो हमें ये लाइब्रेरी चाहिए, मैं इसे सेपरेट टैब में ओपन करता हूँ। दूसरी लाइब्रेरी कौन सी चाहिए, गेटिंग स्टार्टेड में जाएं तो अब ये देखें कि रिडक्स की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है जी कि आप किसको इंस्टॉल करें, टूल किट इंस्टॉल करें। अब मसला ये है, मुझे तो वो प्लेन रिडक्स को इंस्टॉल करना ही नहीं देता, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली कहीं जाके खुद ही से ढूंढूंगा, हाँ ये रिडक्स कोर। ठीक, मैं अगेन कह रहा हूं बार बार कि हमने आना इसी पे अल्टीमेटली, बट आई हैव टू डू दिस। तो मैं पहले एक इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करूंगा और साथ ही में ये भी लिख दूंगा रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, इसकी गेटिंग स्टार्टेड पे जाएं और ये रिएक्ट रिडक्स। तो अगर आपको दो कमांड्स इकट्ठी देनी होती हैं तो आप स्पेस देके ये दे दें, npm इंस्टॉल रिडक्स स्पेस रिएक्ट रिडक्स, तो ये दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर देगा। इफ आई हिट एंटर, दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई। जस्ट टू कंफर्म कि दोनों इंस्टॉल हुई हैं, आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे जाके वेरीफाई कर लें, रिएक्ट रिडक्स हो गई और दूसरी रिडक्स भी हो गई। ठीक, नाउ कम बैक और अब आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आए और बेसिक एग्जांपल में आप सिंपली क्या करें, स्टोर में जाएं और यहाँ पे क्या करें, मैंने आपको पहले कहा था कि जब मैं फंक्शन लिखूंगा तो ये क्या कर देगा, उसे स्ट्राइक थ्रू कर देगा, कर दिया। अगर आप इसके ऊपर जाएं तो क्या लिखा हुआ है, वी we recommend using the configure store method of the redux.js/toolkit package which replaces create store। इसका मतलब ये है कि हम क्या यूज कर रहे हैं अभी, रिडक्स का पुराना तरीका जिसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, इट इज गोइंग टू बी ऑब्सलीट इन द अपकमिंग डेज। लेकिन ये सपोर्ट खत्म नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि जिन लोगों ने ऑलरेडी रिडक्स कोर को यूज करके एप्लीकेशन बनाई हुई है तो वो तो चलेंगी हमेशा। तो अगर आप इसको भी करते हैं तो ऐसा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे अपने आप को अपडेटेड रखें। ठीक है, एनीवेज, सो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट स्टोर इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर। अब आप इसके हिंट में देखेंगे क्या दे रहा है, क्रिएट स्टोर क्या ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट,
रिड्यूसर, डायग्राम याद आई? स्टोर के अंदर क्या था ग्रीन बॉक्स में? रिड्यूसर। तो यानी मुझे यहाँ पे क्या पास करना है एक? तो रिड्यूसर के लिए मैंने ये फाइल लिखी हुई है। ठीक, तो रिड्यूसर क्या कहा है? क्या एक फंक्शन है। मैं क्या लिखूंगा? कॉन्स्ट। ये फंक्शन एक्सपोर्ट भी करना है क्योंकि मुझे यूज उधर करना है। ठीक है, रिड्यूसर इक्वल्स टू दिस। एक्सपोर्ट पहले आता है मेरे ख्याल में, कॉन्स्ट बाद में आता है। ठीक, अब इस रिड्यूसर के अंदर क्या होना है ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन हमें पहले, अच्छा मैंने क्या कहा था? रिड्यूसर टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट, रिटर्न्स द अपडेटेड स्टेट। याद है मेरी स्टेटमेंट? रिड्यूसर टेक्स द, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा? स्टेट, और आगे क्या था? और रिटर्न क्या करेगा? समझ आई बात? आपने ये देखा है कि रिड्यूसर टेक्स टू थिंग्स, एक एग्जिस्टिंग स्टेट ले रहा था और दूसरा क्या ले रहा था? नहीं नहीं, और रिटर्न तो कर रहा था लाला, ले क्या रहा था दूसरा? एक्शन भाई। दोबारा आए डायग्राम पे। नहीं नहीं, डिस्पैच, हाँ ये अभी देखिएगा क्या लेगा। इधर से ये एग्जिस्टिंग स्टेट लेगा और इधर से क्या लेगा? दो दो चीजें ली रिड्यूसर में। इट टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट एंड एक्शन एंड रिटर्न्स दी, यानी वो जो मैंने पहले स्टेटमेंट बोली थी ना, इट टेक्स द एग्जिस्टिंग स्टेट रिटर्न्स दी अपडेटेड स्टेट, तो मैंने एक छोटी सी एडिशन कर दी, यानी ये वाला पार्ट में स्किप कर गया था कि एक्शन भी ले रहा है। तो ले रहा है आपके ख्याल में, तो मैं ये क्या कर रहा है? ये दो चीजें ले रहा है। डायग्राम क्लियर हुई? और रिटर्न क्या करेगा? स्टेट। अच्छा मैंने अभी स्टेट को अपडेट नहीं किया, एज इट इज रिटर्न कर दिया। जस्ट अभी मैं फ्लो पूरा कर लूं, फिर मैं आप वापस आऊंगा, इसके अंदर आगे चेंजेस करूंगा। ये ऐसे नहीं है जैसे अभी दिख रहा है सिंपल, लेकिन जस्ट मैं कंप्लीट कर लूं फ्लो तो वापस आऊंगा यहाँ पे। अच्छा ये समझ आ गई बात? ये एक्सपोर्ट हो रहा है, इसको कहाँ इंपोर्ट करेंगे? और ये आपको पता है कि नेम्ड एक्सपोर्ट है ना? ठीक है, तो काउंटर रिड्यूसर, और ये आप पास करें यहाँ पे। फिलहाल ये एक ही आर्गुमेंट ले रहे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शनल दूसरे आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, एक रिड्यूसर और दूसरा इनहेंसर। ठीक है, तो इनहेंसर अभी ना आपने डायग्राम से देखा ना मैंने बताया क्या होता है, इसलिए नहीं, वो एक कॉन्फ़िगर स्टोर में एक ऑब्जेक्ट बना के मल्टीपल, सबर ना, नहीं तुक्के नहीं मारे ना। देखिए मैं आपको इतना ज्यादा सब कुछ खोल के क्यों सामने रखा है कि तुक्का नहीं होने चाहिए आज के बाद, आज के बाद तुक्का नहीं होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। हाँ चले, सो अब मेरा स्टोर सेटअप हो गया, और इस स्टोर को भी मुझे कहीं यूज करना है, तो मैं इसको भी क्या कर दूं? एक्सपोर्ट। नॉर्मली डिफॉल्ट उस वक्त करते हैं जब हमें उस पूरी फाइल में से एक ही चीज एक्सपोर्ट करनी हो। जब आप एक से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करें तो आप कोशिश करें कि उसे नेम्ड एक्सपोर्ट करें, लेकिन ये मतलब मेरी थ्योरी है, आप इससे उल्ट भी कर सकते हैं। तो मैं डिफॉल्ट इसलिए करूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ क्या एक्सपोर्ट करूंगा? स्टोर ही एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक, कितनी चीजें चाहिए? एक स्टोर, एक रिड्यूसर। हमारी आधी डायग्राम क्लियर होगी तकरीबन। ये वाली डायग्राम क्लियर होगी। ठीक, हमने इनिशियल स्टेट दी नहीं कि क्या है इनिशियल स्टेट, खाली वेरिएबल दिया है ना। ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया, सिर्फ मैं इनिशियल स्टेट देके उसे डन करता हूँ। इनिशियल स्टेट को आप कह लेंगे ये 0 है, दैट्स इट। ठीक, आप यूं भी कर सकते हैं और आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक, और आप यूं भी कर सकते हैं। ठीक, और आप यूं भी कर सकते हैं, यानी मैं बता रहा हूं इनिशियल स्टेट नंबर भी हो सकता है, इनिशियल स्टेट स्ट्रिंग भी हो सकती है, इनिशियल स्टेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनिशियल स्टेट अरे भी हो सकती है, यूं भी कर सकते हैं। ठीक, तो मैं काउंटर के लिए सबसे पहले क्या कर रहा हूं? ये कर रहा हूं।
अब ऐसा ऐसे को मैं कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा, कीपिंग इट वेरी सिंपल इन द स्टार्ट। अभी तक मेरी एप्लीकेशन और रिडक्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक। और मैंने 2 लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं, एक रिएक्ट रिडक्स और एक रिडक्स कोर। तो अभी तक मैंने रिएक्ट रिडक्स को भी इस्तेमाल, तो वो क्यों इस्तेमाल होती है? वो मेरी एप्लीकेशन और रिडक्स को आपस में लिंक करने के लिए। ज़ाहिर है दोनों का आपस में ताल्लुक होगा तो स्टेट शेयरिंग होगी ना। तो अब हम क्या करते हैं जी, रिडक्स एक अलग चीज़ पड़ी हुई है और मेरी एप्लीकेशन एक अलग चीज़ पड़ी हुई है। मेरी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट कौन-सा है? इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं 2 काम करूँगा। यानी अब मैं क्या करने लगा हूँ, रिडक्स को और अपनी एप्लीकेशन को लिंक करने लगा हूँ ताकि वो स्टोर की कैपेबिलिटीज मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में आ जाए। हाउ डू आई डू दैट? दो चीजें इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम, दिस इज नॉट रिडक्स, दिस इज रिएक्ट रिडक्स। और दूसरी चीज इंपोर्ट करनी है जी, इंपोर्ट स्टोर, ये तो अभी बनाया, ठीक। आपने अपनी पूरी आपकी पूरी एप्लीकेशन कहाँ है? ऐप के अंदर, क्योंकि बाकी सारी ब्रांचेस इसी से निकल रही हैं, तो आपने ये फॉर द टाइमिंग में स्किप कर देता हूँ, और आपने अपनी पूरी एप्लीकेशन को रैप कर देना है किसके अंदर? प्रोवाइडर के अंदर। और इस प्रोवाइडर की बिल्ट इन, यानी ये एक प्रॉप लेता है स्टोर नाम से और इसको पास कर दें क्या? सॉरी, अच्छा, प्रोवाइडर ये बता रहा है कि आपकी जो रिडक्स की लॉजिक लिखी हुई है जितनी भी, वो प्रोवाइड कर दो किसको? रिएक्ट की एप्लीकेशन को। मैंने अभी बोला क्या है कि प्रोवाइडर कहां से आ रहा है? रिएक्ट रिडक्स से। इसका काम क्या है कि आपके रिडक्स के स्टोर को आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन के साथ लिंक कर दे, और वो कर रहा है प्रोवाइडर काम। ये बिल्ट इन कंपोनेंट है और ये एक प्रॉप लेता है बिल्ट इन स्टोर, और उस प्रॉप में हम अपना स्टोर पास करते हैं। अब आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन और रिडक्स आपस में क्या हो गई हैं? लिंक हो गई हैं, एंड वी हैव कवर्ड दिस पार्ट टुडे। सिर्फ और सिर्फ ये जो मैंने सर्कल में ये पार्ट किए, ना हमने व्यू बनाया, ना हमने एक्शन डिस्पैच किया, ना हमने एक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। हमने क्या बनाया? स्टोर बनाया। स्टोर में हमने क्या किया? रिड्यूसर पास किया। इवन रिड्यूसर भी पूरा नहीं लिखा, रिड्यूसर के अंदर सिर्फ रिटर्न स्टेट कर दिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं। तो रिड्यूसर की लॉजिक प्लस रिमेनिंग 2 पार्ट्स विल बी कवर्ड प्रोबेबली टुमारो। लेकिन टुमारो का लेक्चर तब समझ आएगा जब आपको आज की कंप्लीट थ्योरी समझ आएगी, तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा आपके काम। तो दैट्स प्रीटी मच इट।